दोस्तों, आज आपको हमारे इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हैं, हमारा भारत का इतिहास जो 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, जिसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है। इतिहास नामक कोई ग्रंथ नहीं है। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारा भारत का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। गौरवपूर्ण इतिहास होने के बावजूद भी हमें भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक ग्रंथ जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिला है कि उस तरीके से हम लेआउट करके उस इतिहास को सेपरेट कर दें, उसकी जानकारी कलेक्ट कर दें। आप देखते हैं, हमारे यहां जैसे हेरोडोटस और लिवी जैसे इतिहासकार उत्पन्न नहीं हुए हैं जिन्होंने प्रॉपर इतिहास के नाम से ग्रंथ लिख करके रख दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे ऋषि मुनि इतिहास से वाकिफ नहीं थे, इतिहास के जानकार नहीं थे। हमारे और भी पाश्चात्य लेखकों ने इसके बारे में अपने मत दिए हैं। जैसे मैकडोनाल्ड ने भी कहा है कि भारतीय इतिहास का, भारतीय साहित्य में उसका सबसे दुर्लभ पक्ष है इतिहास का ना होना। मैकडोनाल्ड कहते हैं, हमारे प्राचीन भारत के साहित्य में इतिहास ही नहीं है। फ्लीट, मैक्स मुलर ने भी इस मत का समर्थन किया, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। भारतीय इतिहास से परिचित थे, लेकिन हमारे भारतीय लेखकों के लिए उस समय चुनौती थी सामाजिक पुनर्निर्माण की, धार्मिक सृजनात्मक की, सामाजिकता की। इसलिए ऐतिहासिक नाम से ग्रंथ तो उन्होंने नहीं लिखे, परंतु ऐतिहासिकता की भरपूर सूचनाएं अपने ग्रंथों में उन्होंने बखूबी उद्धृत की हुई है। परंतु फिर भी हम जब व्यापक रूप से संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने विभिन्न प्रकार के रिसोर्स को उसमें सम्मिलित करते हैं, संसाधन सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये तो कड़वा सच है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कोई इतिहास जैसा क्रमबद्ध लेखन का कोई मेरे पास ग्रंथ नहीं था। इसलिए हमें वो इतिहास का लेखन तो एक तरीके से करना होगा। तो इसके लिए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के लिए 3 प्रमुख संसाधनों को जुटाया। वो 3 प्रमुख संसाधन हमारे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमारे कौन से संसाधन हैं जिनसे हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 1 है उसमें पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत जिसमें हम अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकला इत्यादि का समावेश मानते हैं। और दूसरा हमारा साहित्यिक
जो स्रोत है, जो संसाधन है, उसमें हम देखते हैं कि हमारा वैदिक लिटरेचर, वैदिक ग्रंथ, जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, पुराण, और उसके बाद हमारे ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जैसे बौद्धिज्म पर लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ, जैनिज्म पर लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ, और उसके बाद हमारे जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, इस तरीके से बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारी ऐतिहासिक सूचनाओं को लयबद्ध करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा संसाधन है वो हमारा है विदेशी वृत्तांतों का, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। यानी जो हमारे विदेशी यात्री हैं, विदेशी यात्री में सबसे पहले हमारा मेगास्थनीज आया। प्राचीन भारत में सबसे पहले पदार्पण करने वाला मेगास्थनीज 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, द्वितीय के समय में हमारा फाहियान जो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रुके, और 7वीं शताब्दी में हमारे इत्सिंग, और 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये 3 संसाधन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला संसाधन हम पुरातात्विक स्रोतों को मानते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास इंसान की लिखित और इस तरह से कोई चीजें नहीं थी, तो तब तक कागज पे लिखी हुई चीजें नहीं थी, तब तक हम उस चीज को अभिलेखों से ज्ञात करते हैं। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले 1400 बीसी में जो बोगास कोई अभिलेख हमें एशिया माइनर से मिला, उसमें आर्यों के बारे में जानकारी होती है कि आर्य लोहे से परिचित थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उस अभिलेख से पता चलता है कि हिट्टी और मिदन्नी 2 जनजातियों के बीच जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जो संधि हुई, उसमें उस युद्ध में लोहे के औजारों का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब लोहे से परिचित थे। और जब संधि हुई, युद्ध के बाद जब संधि हुई, एकीकरण हुआ, तो उसमें अपने विश्वसनीय पूजनीय देवताओं को साक्षी मान करके संधि किया, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। तो अब इससे हमें यह भी पता चलता है कि इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य हमारे आर्यन देवता हैं, ये हमारे वैदिक पुराने देवता नहीं है। तो उसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि आर्य लोग लोहे से परिचित थे। ये अलग चीज है कि जब हमारे यहाँ पर भारत में आए तो उस समय ऋग्वैदिक काल में इन्हें लोहा नहीं मिला, इसीलिए इन लोगों ने ऋग्वैदिक साहित्य में उन्होंने कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क जैसी धातु का इन्होंने उल्लेख तो किया, लेकिन वास्तव में इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं था। तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है। तो ये हमारा इतिहास इस तरीके से, हमारा अभिलेखीय प्रक्रिया से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ये अभिलेख ना मिला होता तो हमें ये जानकारी ना मिली हुई होती। इसके बाद आप देखते हैं 512 में ईसा पूर्व में पारसी पोलस अभिलेख, यानी कि जो हमारा दारा है वो हमारा सिंधु पार करके यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ को विजिट किया। उसके बाद देखते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को बांटने के लिए 23 बराबर भागों का जिक्र उसने अभिलेख में किया, जिससे कि प्रशासनिक कुशलता अच्छे से कर करके प्रशासन को चलाया जा सके। यानी कि प्रशासनिक कुशलता के सिद्धांत पर उसने राज्यों का बंटवारा किया। उसने राज्यों का बंटवारा किस पर किया? प्रशासनिक कुशलता के सिद्धांत पर, जिससे कि हम शासन व्यवस्थित तरीके से कर सकें, जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए, प्रशासन भी बड़े आराम से चल सके। और हमारे इतिहासकारों का मानना है कि शायद अशोक भी इन्हीं के अभिलेखों से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ उन्होंने अपने अभिलेख लिखे, और शायद अशोक ने ये अभिलेख न लिखे होते तो चंद्रगुप्त
के बाद आप देखते हैं कि अशोक के इतिहास अंधकारमय होता, क्योंकि अशोक के बारे में जानकारी देने वाला और कोई भी ग्रंथ हमारे पास नहीं था। क्योंकि अशोक के साम्राज्य के बारे में जो सारा इतिहास है वो अशोक के मिले हुए अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। हम देखते हैं जब तक कि अशोक के अभिलेख पढ़े नहीं गए, जब तक उसके बारे में जानकारी नहीं हुई, तब तक इन सारी सूचनाएं हमारी अंधकारमय थी। कहीं भी हम तिथिक्रम निश्चित नहीं था। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रिंसेप के द्वारा हमारे अशोक के अभिलेखों की मंजूषा खोली गई, वैसे ही हमारे अशोक के इतिहास की कालिक उजाले में बदल गई। यानी ऐसा प्रकाश आया कि उससे संपूर्ण इतिहास अशोक का सामने आ गया और आज हम उसकी सीमाओं से लेकर के, उसके कृत्यों से लेकर के आज उसको हम ठहरा चुके हैं कि अशोक महान है। उसने एक दार्शनिक, भौतिकता और सांसारिक चीजों को लेते हुए, प्रशासनिक चीजों को लेते हुए सारी चीजों का संदेश उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से दिया हुआ है, जो आपको अलग पार्ट में बताया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारा सागर में सती प्रथा का जो हमारा अभिलेख है कि 510 में हमारे यहां सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह भी सूचना, क्योंकि वैसे तो सती प्रथा का आप देखते हैं कि हमारी सिंधु सभ्यता में भी कुछ ऐसे मिले हैं जिनको हम कह सकते हैं कि शायद इनके पास सती प्रथा जैसी प्रथा प्रचलन में होगी। और उसके बाद अथर्ववेद में भी इसका जिक्र मिलता है कि पत्नी को पति की चिता में लिटाया गया और फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से उसको उठाया गया और दूर ले जाते हुए तथा पाणी ग्रहण करते हुए देखा गया। यानी विधवा विवाह के बारे में बताया गया कि सती प्रथा यहाँ प्रतीकात्मक व्यवस्था में थी और मध्यकाल में आते आते हमारी सती प्रथा का वर्चस्व हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी अभिलेखों से प्राप्त हो रही हैं। इसके बाद जैसे सिक्के हैं, सिक्के भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे कि गुप्त काल में घटोत्कच के आपके 2 सिक्के हैं, स्कंदगुप्त के 3 सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के 6 सिक्के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 सिक्के हैं, कुमारगुप्त के 14 सिक्के हैं। उनके सिक्कों के माध्यम से उनके साम्राज्य का फैलाव और उनकी धार्मिक सामाजिक आकांक्षा के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। इसी प्रकार से मूर्ति कला के बारे में, हमारे मूर्ति कला के बारे में, उस समाज और धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में भी मूर्ति कलाओं से हमें ज्ञान होता है। हमें हमारी मूर्ति कला और विदेशी मूर्ति कला के अंतर से दृष्टिगत होता है कि किस प्रकार से हमारी हिंदुस्तानी कला के जो मथुरा शैली वगैरह है, किस प्रकार से जीवंत कलाएं हैं जिससे कि उनसे भाव विभंगिमाएं स्पष्ट हुआ करती है। और इसी तरीके से स्मारक और भवन, स्मारक भवन से हमारी प्राचीन काल प्राचीनतम शैली के बारे में उद्धरण मिलते हैं। जैसे नागर शैली हमारी उत्तर में थी, हमारी द्रविड़ शैली हमारी सुदूर दक्षिण में थी, और बेसर शैली हमारा जो बिंद से लेकर के यहां पर कृष्णा नदी के बीच का जो हमारा भूभाग था, बेसर शैली थी, जिसमें कि हमारा नागर और द्रविड़ शैली दोनों का आगाज माना जाता था। इस तरीके से दूसरी चित्रकला, चित्रकला उस समय की समाज का उद्धरण प्रस्तुत करती है, जैसे गुप्त काल की राजकुमारी की, मरणासन राजकुमारी की। उसी प्रकार से अवशेष, अवशेष हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जब तक किसी प्रकार से लेखन प्रक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, तब तक उसकी कालगुजारियां उसके अवशेषों के माध्यम से ही सामने आई। जैसे हमारी जो सिंधु सभ्यता है, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के नाम से जानते हैं, आप देखेंगे उसकी संपूर्ण इतिहास हमारा अवशेषों पर आधारित है। या इससे पहले के व्यक्तियों के बारे में अगर जानकारी की जाए तो वो सारे अवशेषों के आधार पर है। सिंधु सभ्यता का कोई हमें ऐसा रिटर्न में साक्ष्य नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि हाँ ये होता होगा, ऐसा धर्म था, ऐसी इकोनॉमी थी, ऐसा व्यापार था। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। केवल हमें अवशेषों के आधार पर मिली हुई वस्तुओं के आधार पर ही हम बयां करते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा, सिंधु सभ्यता की स्थापना कैसे हुई होगी, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धार्मिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत थे, सिंधु सभ्यता के अपने अर्थोपार्जन के लिए क्या करते होंगे, उनका समाज कैसा था। ये सारा का सारा हमारा अवशेषों से ही हम सीखते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं हमारा जो सेकंड पोर्शन मैंने बताया था, कौन सा, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारे वेदों ने स्पष्ट किया है, वेदों ने सामाजिक पुनर्निर्माण के साथ साथ सामाजिक संरचना के साथ राजनीतिक पराकाष्ठाओं को भी बहुत बाखूबी ढंग से उद्धृत किया है।
आप देखते हैं कबीलों का प्रशासन कैसे था, उनकी दायित्व कैसे थे, और उसके बाद कबीलों के बाद 10 राजा के युद्ध जो रावी नदी के तट पर सुदास इधर वशिष्ठ और विश्वामित्र के अगेंस्ट में जो हुआ था, उसकी जो है ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये हमें सब वेदों से ही मिलती हैं। तो उधर हमारा अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो और वही हमारे देखते हैं अथर्ववेद में औषधियों का, ऋग्वेद में जादू टोना वशीकरण, वही हमारा अथर्ववेद में इनका बहुतायत में उल्लेख मिलता है। यानी ये सब क्या है, ये सारी चीजें हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं। उसके बाद हमारे जो पुराण है वंशों के बारे में उदाहरण दे रहे हैं, हमारी अरण्यक है। और उसके बाद जब हम आते हैं हमारे बौद्धिज्म के ग्रंथ, यानी सुत पिटक, विनय पिटक, ये सब उस समय की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में एक अकूत जानकारी देने में सक्षम है। इसीलिए उनका उतना महत्व है, चाहे वो जैनिज्म के हो और चाहे हमारे बौद्धिज्म को। इसके बाद आप देखते हैं कि और भी जितने अलौकिक हमारे जो है ग्रंथ हैं, जैसे हमारे कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र का रचना करना, अर्थशास्त्र भी अपने आप में अकूत ऐतिहासिक सूचनाओं का अर्जन और कलेक्शन देने में सक्षम है। बहुत सारी सूचनाएं आप देखते हैं कि मौर्य काल के लिए हम मेगास्थनीज की इंडिका और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही तो बात करते हैं, वहीं से सारी सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में काम में आते हैं। इसी के साथ साथ एक महाभारत और रामायण महाकाव्य कालखंड से ये हमारे संपर्क में आ रहे हैं। महाभारत आप जानते हैं 3री 4थी ईसा पूर्व के आसपास की घटित रचनाएं हैं, और उसके बाद वो रचना धीरे धीरे हमारी आज जो वर्तमान स्वरूप में है, ये करीब 4थी ईसा ईस्वी में जाकर के परिपूर्ण होकर के आज की आधुनिक महाभारत और रामायण के दृष्टिकोण में सामने आ रही है। ये भी आपको जो है पूरे इतिहास स्पष्ट करते हैं, जैसे शक, हूण, इन सब जातियों के बारे में बाखूबी हमारे महाभारत और रामायण दृष्टिगत करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये भी हमें इतिहास जानने में बहुत मदद करते हैं। अब इसके साथ साथ आप देखते हैं कि एक तीसरा पोर्शन आपको मैंने बताया, क्या बताया कि हमारा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। जब विदेशी यात्रियों की वृत्तांत की बात आती है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं मेगास्थनीज, यानी सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया उनका राजदूत हमारे भारत में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बृहत्तम भारत का निर्माण हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने करवाया था, और जिसकी हमारी सीमाएं ईरान इराक तक फैल गई थी। सेल्यूकस निकेटर भी पराजित हुआ था, और पराजित होने के बाद हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की, और संधि के बाद हिरात की राजकुमारी से शादी करने के बाद फिर एक संधि समझौते के तहत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को हमारे भारत के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और उसके बाद यहाँ वो जब रहा तो यहाँ रहने के बाद भी उसने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो इंडिका लिखी और एक पार्सिका लिखी। इंडिका के 4 भाग हैं। उसने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, है ना, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में जो उसने अवलोकन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वहां हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में। उसने बताया है कि जो हमारी पाटलिपुत्र है गंगा और सोन नदियों के बीच में अवस्थित है। 80 स्टेडिया इसकी लंबाई है, 30 स्टेडिया इसकी चौड़ाई है, और जो पाटलिपुत्र है बहुत ही सुरक्षित नगर है, यानी इतना सुरक्षित नगर है कि वो चारों तरफ से 60 फुट की खाई से सुरक्षित है, और 570 बुर्ज हैं, 64 दरवाजे हैं। इस तरीके से हमारे पाटलिपुत्र का जो व्यवस्था की गई थी, इतना सुदृढ़ किला था कि कोई परिंदा उसमें पर नहीं मार सकता था। इस प्रकार से उसने पाटलिपुत्र को उसने पालिव्रोथा भी कहा है। उसने जैसे हमारे कौटिल्य ने बताया है कि शासन प्रशासन के लिए 6 समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य हैं, वो इसने भी बखूबी हमारे मेगास्थनीज ने भी बताया है।
मेगास्थनीज ने बहुत सारी प्रशासनिक चीजें हमें दी हैं कि शासन तंत्र को मजबूत और चलाने के लिए, बेहतर ढंग से उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे 30 सदस्यों की एक कमेटी होती थी। उन 30 सदस्यों को 5-5 सदस्यों की टुकड़ी में बांट करके उनसे प्रशासन कराया जाता था। इसी प्रकार की 30 सदस्यों का हमारा जो प्रबंधन था सेना में भी था। और इसने बताया कि राजा की सुरक्षा के लिए महिलाएं लगाई जाती थी और 2 रात से ज्यादा कहीं राजा हमारा एक जगह रुकता नहीं था। जातियों के बारे में उसने बताया कि 7 प्रकार की जातियां थी। तो इस प्रकार से जो भी हमें सूचनाएं देते हैं सब ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में काम में आती हैं। इसी तरीके से आगे जब बढ़ते हैं तो पता चला चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल में हमारा फाहियान आता है, हुआन से, चाइना से निकला हुआ, शान पहुंचता है। और उसके बाद जब यहां पर आता है तो उसने देखा कि यहां पर ब्राह्मण धर्म का जो ब्रह्मर्षि देश, यहां पर प्याज, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, पशुओं की लड़ाइयां होती हैं, आर्थिक दंड दिया जाता है। इस तरीके से सारी चीजों की समालोचना करते हुए इसने चंद्रगुप्त, परंतु इसने अपने उल्लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं दिया। और इसके बाद में फिर अब आपके आते हैं इत सिंह 671 ईस्वी में, यानी 7वीं शताब्दी में। उस समय की मध्यकाल की जो राजपूताना स्थितियां चल रही थी, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था, छोटी छोटी रियासत में भारत बटा हुआ था, उस समय की चीजों के बारे में इत सिंह बताता है। और फिर इसके बाद अलबरूनी आते हैं 11वीं सदी में। अलबरूनी ने भी बहुत सारे भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये सारी चीजें हमारी इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिनको आप विस्मृत नहीं कर सकते हैं, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारी सिविल परीक्षा के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए भी बहुत सारे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सिविल की परीक्षा के लिए तो ये टॉपिक अपने आप में एक मील का पत्थर है। यानी ऐतिहासिक स्रोत इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। यानी इसमें से आपको अभिलेखीय साक्ष्य से, पुरातात्विक साक्ष्य से लेकर के साहित्यिक साक्ष्यों से लेकर के आपके विदेशी यात्रियों के वृत्तांत अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इससे हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के गौरव को फिर सर्वांगीण उठाने में मदद करते हैं। कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्राचीन भारत का हमें कहीं से लिखित एक जगह इतिहास नहीं मिला है, कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। हमें बहुत सारी चीजों से निकाल करके एक सिस्टम वाइज, एक तिथि क्रम और स्थिति के अनुसार हम लोगों ने अपने इतिहास को सर्जित किया है। वैसे भी भारत में आप जानते हैं ऐतिहासिक रचना 1784 से ही विलियम जोन्स के माध्यम से, एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से शुरू की गई थी। तो इस तरीके से हम लोग अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, उसको पढ़ते हैं। इसी के साथ हम यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद।